बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज हम जो आपके सामने लेक्चर पेश कर रही हूँ वो केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 13 बायोकेमिस्ट्री चैप्टर है हमारे पास। बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम वो केमिकल रिएक्शंस और मॉलिक्यूल स्टडी करते हैं दैट ऑकर्स इन आवर बॉडी। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस या मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो वो कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर आती है? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम जो चार तरह के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली स्टडी करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट्स है, नेक्स्ट प्रोटीन्स, देन फैट्स एंड लिपिड्स एंड लास्ट इज वाइटामिन्स। ठीक है, आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं टॉपिक बायोकेमिस्ट्री में वो हमारे पास इसके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में कार्बोहाइड्रेट्स असल में हैं क्या। तो कार्बोहाइड्रेट्स सबसे पहले अगर हम देखेंगे मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो हमारे पास हैं कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट अगर हम इनकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स असल में क्या है, मोनोमर्स या फिर पॉलीमर्स है। मोनो मीन्स वन एंड मर्स मीन्स यूनिट, मीन्स सिंगल यूनिट, एंड पॉलीमर्स मीन्स मैनी यूनिट्स। ठीक है, मतलब या तो वो एक अकेला यूनिट होगा या बहुत सारे यूनिट्स आपस में मिलकर एक पॉलीमर बना रहे होंगे और वो जो मोनोमर्स या पॉलीमर्स हैं वो किसमें उनमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं वो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के आते हैं that have numerous hydroxyl groups attached। तो इसमें बाकी जितने भी कार्बन्स आएंगे उनमें आप लोग देखेंगे कि ज़्यादातर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं वो उनके साथ अटैच होते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनती है? कार्बोहाइड्रेट्स आर मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स that have numerous hydroxyl groups attached। कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी बोलते हैं। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हम इन्हें क्यों बोलते हैं, आप इनके जनरल फार्मूला से देखेंगे। जनरल फार्मूला C6H2O होल Y है। तो इसमें जो H2O है ये आपको ये फार्मूला होता है वाटर का। ठीक है, तो इसमें पूरा का पूरा एक तरह का वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे सामने रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो इस वजह से हम इसे क्या बोल सकते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। नेक्स्ट हम इसकी स्टडी करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम इसको कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासेस देखें तो हमने इसके तीन क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। सेकेराइड्स असल में यूनिट्स हैं जिनसे मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बने। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड मीन्स उसमें सिंगल सेकेराइड का यूनिट होगा, ओलिगोसेकेराइड में 2 to 10 सेकेराइड्स के यूनिट्स होते हैं और पॉलीसेकेराइड्स में मैनी नंबर्स ऑफ सेकेराइड्स होते हैं जो एक लॉन्ग चेन की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होते हैं। अब हम सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन में स्टडी करने जा रहे हैं वो है मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स क्यों हैं? बिकॉज दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। हम इन्हें वाटर के जरिए ब्रेकडाउन कराकर मजीद सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट नहीं करा सकते। ठीक है, तो वाटर के जरिए जो ब्रेकडाउन कराने के बाद अगर हमें सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट मिले तो वो उसको हम बोलेंगे कि ये हाइड्रोलाइज हो चुका है। लेकिन मोनोसेकेराइड जो है ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते क्योंकि ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मजीद हम इनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इनका अगर जनरल फार्मूला देखें तो CH2O होल N है। यहाँ पे जो N है वो हम आपके पास 3 to 6 कोई भी नंबर हो सकता है, मीन्स कि इसमें 3 कार्बन एटम्स भी हो सकते हैं, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ दे कंटेन 3 to 6 कार्बन एटम्स। और अगर हम इनके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस पे क्लासिफिकेशन देखें तो उस बेस पे हम इन्हें ट्रायोसिस भी बोलते हैं, टेट्रोसिस भी बोलते हैं, पेंटोसिस भी बोलते हैं और हेक्सोसिस बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मीन्स कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसी मोनोसेकेराइड में मौजूद हैं। अगर उसमें 3 कार्बन एटम्स मौजूद है तो हम उसे ट्रायोस बोलेंगे। अगर हमारे पास 4 कार्बन एटम्स हैं उस मोनोसेकेराइड में तो टेट्रोस, अगर 5 हैं तो पेंटोस एंड 6 हैं तो हेक्सोस। इनको हम ये अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं। मोनोसेकेराइड्स के लिए आप माइंड में एग्जांपल रख लें जो हम डेली बेस पे शुगर यूज़ करते हैं, टेबल शुगर वो असल में एक मोनोसेकेराइड है। वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं, ये सोल्यूबल होती हैं वाटर में। टेस्ट में ये स्वीट टेस्ट होता है इनका और रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो रिड्यूसिंग इन नेचर होती हैं कि दूसरे मॉलिक्यूल्स को ये रिड्यूस करने की एबिलिटी रखती हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं इनमें, जो फेमिलियर एग्जाम्पल्स अगर हम मोनोसेकेराइड्स की देखें तो ये ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज हैं। दोनों का जनरल फार्मूला हमारे पास सेम होता है, C6H12O6 मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट
इनको हम, एक को हम ग्लूकोज बोलते हैं, दूसरे को फ्रुक्टोज, ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन आइटम्स इन देयर स्ट्रक्चर। कि इनका जो, अगर हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखें तो इसमें किस तरह से इनके कार्बन आइटम्स अरेंज हैं, किस तरह से इनके ग्रुप्स अरेंज हुए हैं, उस बेस पे हम एक को ग्लूकोज बोलते हैं, दूसरे को फ्रुक्टोज बोलते हैं। ठीक है, दोनों हेक्सोजेस हैं, मीन 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर्स हैं, दोनों में 6 कार्बन होते हैं, बट इनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। अगर हम एल्डिहाइड्स को देखें तो एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी अगर हम ग्लूकोज को देखें तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं। मोलिकुलर फार्मूला C6H12O6 है, बट फंक्शनैलिटी इनमें डिफरेंट है। ग्लूकोज पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और फ्रुक्टोज पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। एक में एल्डिहाइडिक फंक्शनैलिटी आती है और दूसरे में कीटोनिक फंक्शनैलिटी आती है। दोनों में 6 कार्बन हैं, बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। और अगर हम हाइड्रोक्सल ग्रुप भी देखें तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप दोनों में सेम है। पेंटा मीन्स 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी हैं दोनों में, और इनको हम सिंपल शुगर्स भी बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज शुगर्स। अब नेक्स्ट में हम इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला देखेंगे, हम इनका सिंपल स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखते हैं ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का। ग्लूकोज मैंने आपको बताया है पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड शुगर है। एल्डिहाइड मीन्स कि इसमें बेसिक फंक्शनैलिटी एल्डिहाइड ग्रुप होगा। ठीक है, एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी होगी। पेंटा हाइड्रोक्सी मीन्स इसमें 5 नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप्स होंगे। OH को हम हाइड्रोक्सल ग्रुप्स बोलते हैं। यहाँ पे जो ग्लूकोज के केस में जो फर्स्ट कार्बन होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड होगा, सी डबल बॉन्ड OH की फॉर्म में होगा। जो सेकंड कार्बन है, यहाँ पे आप लोगों को कार्बन सिंबल की फॉर्म में शो नहीं किया हुआ, बल्कि आप लोगों को यहाँ पे एक डॉट नजर आ रहा होगा, जिसके साथ 4 मुख्तलिफ तरह के एटम्स आके ग्रुप्स आके ज्वाइन हुए हैं। तो ये आप लोगों का सेकंड कार्बन है। ठीक है, यहाँ सेंट्रल एटम मीन्स कार्बन है, यहाँ पे भी थर्ड ये वाला डॉट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए, 6 कार्बन एटम्स हैं। पहला कार्बन एटम एल्डिहाइड के फॉर्म में होगा। सेकंड कार्बन एटम्स के राइट साइड पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच हैं, लेकिन थर्ड कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है वो हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के केस में लेफ्ट साइड पे होता है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज में एक चीज कॉमन ये भी है कि इनका जो थर्ड कार्बन एटम होता है, थर्ड कार्बन एटम में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो लेफ्ट साइड पे। ठीक है, पहला कार्बन एल्डिहाइड की फंक्शनलिटी में आ गया, बाकी सब एज इट इज होंगे, और लास्ट जो ग्रुप होगा वो CH2OH की फॉर्म में होता है। और अगर हम फ्रुक्टोज की बात करें तो इसमें CH2OH, स्टार्टिंग में भी CH2OH एंड एंड में भी CH2OH। ठीक है, ये इसका फर्स्ट कार्बन। सेकंड कार्बन जो कि कीटोनिक फंक्शनलिटी को शो कर रहे हैं, C डबल बॉन्ड O, इसके दोनों तरफ कार्बन अटैच है, मीन्स ये वाला ग्रुप क्या कहलाएगा, कीटोन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है, दोनों हेक्सोजेस है, पर डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है। एल्डिहाइड हमेशा कार्बन नंबर 1 पे होता है, और कीटोन को अगर हम देखें तो वो चेन के बीच में कहीं भी आ सकता है, 1 पे भी आ सकता है, 2 पे भी आ सकता है। लेकिन फ्रुक्टोज के केस में जो कीटोनिक फंक्शनलिटी होती है वो कार्बन नंबर 2 पे होती है। थर्ड चीज आप लोगों ने यहाँ पे ये याद रखनी है कि जो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के केस में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप थर्ड कार्बन जो होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है, बाकी सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स राइट साइड पे होती है। ये चीज आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये बातें छोटी सी याद रखनी है। फेडरल बोर्ड के पेपर्स में अक्सर ऐसी बातें पूछ लेते हैं, तो आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से इस लेक्चर को सुनते रहना है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स का जो पूरा एक टॉपिक दिया हुआ है उसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी का एक टर्म यूज भी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता क्या है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा देते हैं, और किस डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं, टुवर्ड्स राइट, मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मॉलिक्यूल्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा दें उनको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, सम मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो हमारे पास एक पोलराइज्ड लाइट आ रही होती है वो प्लेन को, लाइट के प्लेन को रोटेट करवा देती है राइट या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहलाते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, या फिर हम उनको बोल देते हैं डेक्सट्रोज शुगर। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। वो मोनोसेक्राइड के मॉलिक्यूल जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा दें टुवर्ड्स राइट, these are called as dextrorotatory molecules or simplest dextrose sugars.
अगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी की एग्जांपल्स हम पढ़ें तो उसमें मैनोज, लैक्टोज एंड ग्लूकोज, ठीक है। वैसे हमने मोनोसेकेराइड्स की कॉमन एग्जांपल्स जो पढ़ी हैं वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पढ़ी हैं। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी में जो हम मोनोसेकेराइड्स की एग्जांपल स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, मैनोज, लैक्टोज एंड ग्लूकोज। ये एग्जांपल्स आपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ओलिगोसेकेराइड्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मोनोसेकेराइड्स स्टडी किया, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे हम इसकी क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस मीन्स, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन एंड हाइड्रो मीन्स बाय वाटर। वाटर के जरिए हम जब इसकी ब्रेक डाउन करवाएंगे और ब्रेकडाउन के बाद जो ओलिगोसेकेराइड्स हैं वो हमें कितने मोनोमर्स देते हैं, कितने मोनोसेकेराइड्स के यूनिट्स देते हैं, 2 to 10 मीन्स 2 से 10 तक हमें कितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोनोसेकेराइड्स मिल सकते हैं जिनको हम हाइड्रोलिसिस के बाद ऑब्टेन करते हैं। और जब इस तरह के मॉलिक्यूल्स की हम हाइड्रोलिसिस कराएं तो मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स कहलाते हैं, ठीक है। Carbohydrates which upon hydrolysis form 2 to 10 molecules of monosaccharides, वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनकी हम हाइड्रोलिसिस कराएं 2 to 10 molecules of monosaccharides हमें मिलें, या फिर मोनोसेकेराइड्स को हम सिंपल शुगर भी बोलते हैं, तो वो उन कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स। बहुत इजी डेफिनेशन है, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप लोग इसे किस हद तक अंडरस्टैंड करते हैं। अगर इसको अगर हम ओलिगोसेकेराइड्स की क्लासिफिकेशन देखें तो मैंने जनरली बोला है कि इनकी हाइड्रोलिसिस के बाद हमें 2 to 10 मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं। तो हाइड्रोलिसिस के बाद ये हमें कितने मोनोसेकेराइड्स के यूनिट्स दे रहे हैं उस पर इनकी क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है। या तो हम इन्हें बोलते हैं डाइसेकेराइड्स या ट्राइसेकेराइड्स। सॉरी यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये आप लोगों का ट्राइसेकेराइड है, TRI, ठीक है, ट्राइसेकेराइड, ठीक है। डाइसेकेराइड्स हम उन ओलिगोसेकेराइड्स को बोलेंगे जिनकी हम हाइड्रोलिसिस कराएं तो हाइड्रोलिसिस के बाद वो हमें 2 मोनोसेकेराइड्स के यूनिट्स हैं, उनको हम डाइसेकेराइड्स बोलेंगे, ठीक है। अगर वो हमें हाइड्रोलिसिस के बाद 3 मोनोसेकेराइड्स के यूनिट देंगे तो हम उन्हें बोलेंगे ट्राइसेकेराइड्स। इसी तरह अगर वो 4 देंगे तो टेट्रासेकेराइड्स, 5 देंगे तो पेंटासेकेराइड्स। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मेरा मोटिवेशनल लेवल बढ़े और मैं आप लोगों की मज़ीद वीडियोस अपलोड करूँ। थैंक यू। नेक्स्ट हम चलते हैं, इनको ये भी वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं मोनोसेकेराइड्स की तरह, दे आर आल्सो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इनका भी स्वीट टेस्ट होता है, ठीक है। दोनों में, तीनों में ये चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी कॉमन आ रही हैं, मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स में दोनों वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, स्वीट टेस्ट होता है और सोल्यूबल इन वाटर होती हैं। इनकी डाइसेकेराइड्स की एग्जांपल्स में हम पढ़ेंगे सुक्रोज, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, ठीक है। ये आप लोगों की ओलिगोसेकेराइड्स की एग्जांपल्स हैं। ओलिगोसेकेराइड्स में जो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से फेडरल बोर्ड के पेपर्स में पूछा जा सकता है वो है कि अगर ये डाइसेकेराइड्स हैं, सुक्रोज, लैक्टोज डाइसेकेराइड हैं, तो फिर हाइड्रोलिसिस के बाद ये कौन से मोनोसेकेराइड्स हमें देता है, उस वो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अगर हम सुक्रोज की बात करें, ठीक है, तो फॉर्मूला जहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स आपके सामने डिस्प्ले की थी, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, ठीक है। सुक्रोज का, माल्टोज, लैक्टोज फार्मूला अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का सेम आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो हाइड्रोलिसिस के बाद ये हमें मोनोसेकेराइड दे रहे हैं, उनकी बेस पे हमने इनको डिफरेंट नेम, ठीक है। हाइड्रोलिसिस मीन्स हम वाटर ऐड करवाते हैं और इनकी ब्रेकडाउन होती है, और ब्रेकडाउन के बाद सुक्रोज को अगर हम देखें तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मोनोसेकेराइड्स प्रोड्यूस करता है। माल्टोज को अगर हम देखें तो ये ग्लूकोज और ग्लूकोज देता है। लैक्टोज को अगर हम देखें तो ग्लूकोज और ब्लैक्टोज देता है। मीन्स के अगर हम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को कंबाइन करवाएं तो हमें सुक्रोज मिलेगा। ग्लूकोज और ग्लूकोज, दो ग्लूकोज के यूनिट्स को आपस में कंबाइन करें तो माल्टोज मिलेगा। ग्लूकोज और लैक्टोज को आपस में कंबाइन करें तो हमें लैक्टोज मिलेगा। तो ये अब फेडरल बोर्ड के पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए कि सुक्रोज कौन से 2 मोनोसेकेराइड्स का कॉम्बिनेशन है, माल्टोज कौन से 2 मोनोसेकेराइड्स का कॉम्बिनेशन है, लैक्टोज कौन से 2 मोनोसेकेराइड्स का कॉम्बिनेशन है। तो ये चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी और ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी। नेक्स्ट थर्ड क्लास है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो हमारे पास है पॉलीसेकेराइड।
पोली मीन्स मैनी, सैकराइड्स मीन्स यूनिट्स, सैकराइड्स के यूनिट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के यूनिट्स, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स के यहाँ पे यूनिट्स होंगे। अगर हम इनकी जनरल डेफिनेशन देखें तो पॉलीसैकराइड्स हम उन कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं कि जब हम उनकी हाइड्रोलिसिस कराएं तो हमें 100 to 1000 यूनिट्स ऑफ सिंपल शुगर, ठीक है, हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स अगर हमें सिंपल शुगर के यूनिट्स मिलते हैं तो उन कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैकराइड्स। दे आर टेस्टलेस। पॉलीसैकराइड्स की को अगर हम देखें तो मोनोसैकराइड्स और ओलिगोसैकराइड्स से हटकर इनका कोई टेस्ट नहीं होता। मोनोसैकराइड्स और ओलिगोसैकराइड्स स्वीट इन टेस्ट होते हैं बट दे आर टेस्टलेस, इनका दे हैव नो टेस्ट। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में भी सॉल्युबल नहीं होते। इनका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है जिसकी वजह से इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स जो हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी एफिशिएंट नहीं होती जिसकी वजह से ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएं। They are non-reducing in nature. Another important point about polysaccharide is non-reducing in nature. Previous monosaccharides and oligosaccharides, they were both reducing in nature, but polysaccharides are non-reducing in nature. Objectives की होप्स आप लोगों को समझ आ रही होगी कि किस तरह से आप लोग प्रिपेयर करेंगे। They are amorphous solids. Monosaccharides and oligosaccharides क्रिस्टलाइन सॉलिड्स थे, बट पॉलीसैकराइड्स आर अमॉर्फस सॉलिड्स, इनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप। इनमें अगर हम एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल स्टार्च एंड सेलुलोज की आती हैं, ठीक है। बोथ आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज बट दे बट वन इन स्टार्च देयर is the difference of which type of isomer of glucose is used. Alpha glucose is used or beta glucose is used. नेक्स्ट हम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखें तो सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हम मुख्तलिफ तरह के कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मोनोसैकराइड्स के सोर्सेज पढ़ रहे हैं। मोनोसैकराइड्स एग्जांपल में हमने स्टडी किया था ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज है। मोनोसैकराइड्स हम कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, मोस्टली ये हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल से मिलते हैं और ये हनी में भी प्रेजेंट होते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इन हनी। डाइसैकराइड्स की अगर हम बात करें तो डाइसैकराइड्स में सुक्रोज की एग्जांपल पड़ी थी, माल्टोज की पड़ी थी और लैक्टोज की पड़ी थी। सुक्रोज डाइसैकराइड को अगर हम देखें तो ये हमें शुगर केन, शुगर बीट और फ्रूट से मिलती है। माल्टोज हमें सीरियल्स, दालों वगैरह से मिलती है। लैक्टोज की अगर हम बात करें तो ये मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क मेड प्रोडक्ट से हमें लैक्टोज मिल सकती है। पॉलीसैकराइड्स की बात करें तो पॉलीसैकराइड्स में हमने दो एग्जांपल स्टडी की हैं, सेलुलोज एंड स्टार्च की। सेलुलोज कहाँ कहाँ पाई जाती है, सेलुलोज इज फाउंड इन प्लांट्स, कॉटन प्लांट्स, और जो कॉटन है वो हमारे पास प्योर सेलुलोज है, ठीक है। कपास जो होती है वो प्योर सेलुलोज सेलुलोज है हमारे पास। सेलुलोज का सोर्स है हमारे पास कॉटन। स्टार्च इज प्रेजेंट इन सीरियल्स, व्हीट, बार्ली, मेज, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। ये स्टार्च के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। यूजेस इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यूजेस सबसे पहला इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज क्या है कि ये स्टोर करती हैं और एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स में जो मेजर फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं वो एनर्जी स्टोरेज और एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन का परफॉर्म करते हैं। अगर हम बोलेंगे हमें कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिल सकती है तो अगर हम 1 ग्राम ग्लूकोज का अपनी डाइट में ऐड करें तो वो हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो 3.6 किलो जूल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी तैयार करना है और यहाँ पे आप लोगों को 1 ग्राम ग्लूकोज हमें 15.6 किलो जूल एनर्जी दे रहा है। तो हो सकता है फेडरल बोर्ड के पेपर्स में 2 ग्राम का पूछ लें, 3 ग्राम्स का पूछ लें, तो आपने 15.6 को उसी नंबर से जितने ग्राम्स उन्होंने पूछे हैं उससे मल्टीप्लाई करके आप लोग करेक्ट ऑप्शन सजेस्ट करेंगे। फूड सोर्स है फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। प्लांट्स, सेलुलोज हमने देखा प्लांट्स में पाया जाता है। प्लांट्स बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का सोर्स है, हर्बीवोर्स हैं। अगर हम अपनी डाइट में भी देखें तो हम साग, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं तो ग्रीन वेजिटेबल्स से हमें कौन से क्या मिलते हैं, सेलुलोज मिलता है। और इस तरह से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो फूड सोर्स भी हैं हमारे पास। सर्व एज स्ट्रक्चरल मटीरियल फॉर प्लांट के स्ट्रक्चरल बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो वो कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती हैं। सेलुलोज को मैंने हाईलाइट यहाँ पे किया है कि सेलुलोज से अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सेलुलोज हमारी डाइट के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सेलुलोज ह्यूमन डाइट में इनको हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं, डाइटरी फाइबर्स हम इनको बोलते हैं। ये अगर हम इनका सेलुलोज चेक करें तो हम अपनी डाइट में ब्राउन, होल मील ब्रेड, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। वी कैन नॉट डाइजेस्ट इट। इम्पॉर्टेंट इसके बारे में क्या है कि सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बॉडी में जो हमारी जाती है तो वी कैन नॉट डाइजेस्ट इट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। किस तरह से इंपॉर्टेंट है
इट हेल्प्स द मसल्स ऑफ आवर इंटेस्टाइन टू मूव फूड एफिशिएंटली, कि ये मसल जो हमारे इंटेस्टाइन के मसल्स हैं उनको हेल्प करती है ताकि वो फूड को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से इजीली मूव करवा सके। इट एब्जॉर्ब्स एंड कैरीज अवे टॉक्सिक केमिकल्स। दूसरा फंक्शन क्या है कि ये जो भी हमारे फूड में अगर टॉक्सिक केमिकल्स चले गए हैं तो उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है एंड अदर जो कि दूसरी तरह से हमारे पास हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इट आल्सो हेल्प्स इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल एंड रेगुलेट ब्लड शुगर, और ये कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को रेगुलेट ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने में हेल्प करती है। सेलुलोज का इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सेलुलोज को ह्यूमन डाइट में क्या बोलते हैं। तो सेलुलोज को ह्यूमन डाइट में हम डाइटरी फाइबर्स या सिंपल फाइबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनके यूजेस देखें तो सुक्रोज कॉमन टेबल शुगर है। घरों में जो हम शुगर यूज़ करते हैं वो हमारे पास सुक्रोज होती है। ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन एनिमल मसल्स, ठीक है। ग्लूकोज एनिमल मसल्स में और लिवर में स्टोर होती है। किस फॉर्म में स्टोर होती है? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लूकोज को अगर हम एनिमल्स की बॉडीज के अंदर अंदर देखें तो एनिमल्स की बॉडीज के अंदर वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? ग्लाइकोजिन की फॉर्म में स्टोर होती है। और ग्लाइकोजिन असल में एनर्जी रेजर्वायर है, मीन्स बहुत सारी एनर्जी को स्टोर किए होता है अपने अंदर, और एट द टाइम ऑफ नीड हम ग्लाइकोजिन को वापस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हम एनर्जी ऑब्टेन कर सकें। और जो प्लांट्स हैं वो एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यहाँ से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है? एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होती है, और प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होती है। ये दो पॉइंट्स आप लोगों ने यहाँ से माइंड में रखने हैं। स्टार्च इज यूज्ड टू मेक रेक्टिफाइड स्पिरिट बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस के जरिए हम उसको स्पिरिट रेक्टिफाइड स्पिरिट बनवा सकते हैं। Starch is converted to dextrin which is used as an adhesive for stamp and wallpaper. ब्लू स्टार्च को हम डेक्सट्रिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डेक्सट्रिन हम किसके तौर पर यूज़ करते हैं? एडहेसिव, मीन्स चीज़ों को आपस में बाइंड करने के लिए, जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टैम्प और वॉलपेपर ग्लू। Cows, cattle, goats, deer, sheep and termites derive nutrition from cellulose। अगर आप इन सारों को देखें तो ये प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, तो इट मीन्स के जो सेलुलोज है कार्बोहाइड्रेट का जो क्लास है वो किसके तौर पर सर्व कर रही है? एज फूड सोर्स फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स। सेलुलोज एज वुड इज यूज फॉर हीट, फर्नीचर, हाउसिंग एंड आल्सो यूज टू मेक पेपर, ठीक है। सेलुलोज को अगर हम देखें तो ये हम घरों में हीट रखने के लिए भी यूज़ करते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, हाउसिंग में भी यूज़ करते हैं। विंडोज़ वगैरह, डोर्स अगर हम देखें तो ये हम सेलुलोज से बनाते हैं, वुड से बनाते हैं, जैसे में सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज फाइबर ऑफ कॉटन इज यूज टू मेक आयन सेलुलोज एसीटेट विच आर यूज एज टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग क्लोथ। सेलुलोज फाइबर को अगर हम देखें कॉटन का, तो उसे हम रायन या सेलुलोज एसीटेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़े की सन्नत में हम कपड़ा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये आप लोगों के पास हो गए यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम प्रोटीन्स के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसा